नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो इस एडिटोरियल डिस्कशन में, न्यूज़ डिस्कशन में 24 और 25 तारीख के दोनों न्यूज़पेपर यहाँ पर डिस्कस होंगे और न्यूज़ एनालिसिस भी यहाँ पर होगा और दूसरा एडिटोरियल डिस्कशन भी होगा दोनों न्यूज़पेपर्स का। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। तो बहुत सही बात यहाँ पर कही गई है एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा। तो भविष्य तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आदतें बदल देते हो तो डेफिनेटली आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसी बातें ग्रहण करनी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट करो पॉजिटिव वे में, कुछ ऐसे काम करो जो भी आप अपनी गोल के प्रति आपकी दृढ़ता दिखाए, मतलब आप आगे बढ़े। ओके, तो अपना जो दिनचर्या है उसको सही करो। ओके, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव जो है आप अपना जो है वर्क दे पाए। अगर आपको एक दिन मिला हुआ है, 24 घंटे मिले हैं, तो कितने टाइम तक सोना है, कब जागना है, क्या क्या काम जो है प्लान करना है। ओके, तो ये सारा का सारा प्लान होना चाहिए। सही आदतें इसमें जो है इम्प्लीमेंट करनी होगी आपको। तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो आलस्य होता है, उसको दूर करना है। तो बहुत सारी आदतें जो है ना तभी बदल जाती हैं इंसान की। तो ये है फ्रंट पेज और ये है एडिटोरियल वाला पेज। तो अभी 2 दिन की न्यूज़पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। तो एडिटोरियल डिस्कशन में ये वाले न्यूज़पेपर का ये वाला एडिटोरियल डिस्कस होगा यहाँ पर। और तो यहाँ पर जो स्टिमुलस जो होता है, जो पैसा आता है भारत के पास, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके अलावा जो दूसरे वाला एडिटोरियल होगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो जो कल वाला न्यूज़पेपर है, तो वहां से जो इम्पोर्टेंट जो एडिटोरियल उसको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। और ये इसका पैटर्न है, शुरुआत कोर्ट से होती है और फिर होता है यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स और फिर होता है एडिटोरियल डिस्कशन और लास्ट में होता है एक इकोनॉमिक कंसेप्ट। डेली बेसिस पे एक नया जो इकोनॉमी का कंसेप्ट होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होता है। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले न्यूज एनालिसिस के साथ, पहला जो प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स है उसके साथ। तो अभी यहाँ पर बात की जा रही है टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर उनका क्या यहाँ पर जो है सोचना है सैनिटाइजर्स के बारे में, जो सैनिटाइजर कंपनीज है उनके बारे में। ओके, तो अभी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, जो दवाइयां बनाती है, सैनिटाइजर्स बनाती है, तो कह रही है कि सैनिटाइजर जो है वो मेडिकामेंट्स है। ओके, तो मतलब एक तरीके की मेडिसिन ही है। और यहाँ पर अट्रैक्टिंग 12% जीएसटी। तो यहाँ पर 12% जीएसटी के स्लैब में इसको रखना चाहिए। लेकिन जो टैक्स मैन है, जो यहाँ पर टैक्स अथॉरिटीज है, वो इसको जो है ना 18% स्लैब में कंसिडर करके चल रहे हैं। तो मतलब टैक्स ज्यादा लग रहा है जो सैनिटाइजर कंपनीज हैं उनके ऊपर। ओके, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा मामला है। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैंड सैनिटाइजर्स बना रही हैं और उनका जो रॉ मटेरियल जो कि यूज किया जा रहा है उन हैंड सैनिटाइजर्स को बनाने के लिए, तो अभी वो पड़ताल के अंदर है। तो इट इज ऑन अंडर स्क्रूटनी, मतलब कि अभी पड़ताल चल रही है इसकी टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो कहा जा रहा है फॉर एलिजिबली कैटेगराइजिंग दीज आइटम्स इनकरेक्टली एंड एस्केपिंग टैक्स। ओके, तो यहाँ पर सही तरीके से जो कंपनीज है ना, उन्होंने इनको कैटेगराइज नहीं किया हुआ। जो अगर सैनिटाइजर का प्रोडक्ट है, ओके, तो कौन सी कैटेगरी में आता है। ओके, तो उसको मतलब कैटेगरी में यहाँ पर उलट फेर किया हुआ है ताकि कि टैक्स जो है ना वो देने से बचे। मतलब कि जैसे अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज आती हैं हर एक स्लैब के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऐसी स्लैब चुन ली जहां पर इनको टैक्स कम देना पड़े। ओके, तो उस स्लैब के अंतर्गत इन्होंने हैंड हैंड सैनिटाइजर को डाल दिया कंपनीज ने। ओके, तो ये टैक्स देने से बच रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन वही है कि जो सैनिटाइजर्स हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाए। क्या उनको एक दवा के तौर पर देखा जाए, जो कि यहाँ पर जिसको कि 12% टैक्स लगे, या फिर इसको कोई डिसइंफेक्टेंट के तौर पर देखा जाए, या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट के जो है तौर पर देखा जाए जिसको कि 18% जीएसटी लगे। तो यहाँ पर अगर जीएसटी फ्रेमवर्क की यहाँ पर बात की जा रही है, जो मेडिकामेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर मेडिसिन ही इसमें आती हैं। एंड एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज ए मेडिसिन और यूज टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन। तो एज ए रॉ मटेरियल भी यहाँ पर जो मेडिसिन को बनाने के लिए लगता है, तो वहां पर सब इन सब चीजों को मेडिकामेंट्स बोलते हैं। और डिसइंफेक्टेंट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे साबुन आप यूज करते हो या लिक्विड यूज करते हो, जो लिक्विड सोप होता है उसको यूज करते हो,
जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है तो वो यहाँ पर सैनिटाइजर्स को मेडिकामेंट्स मान रही है, लेकिन टैक्समैन यहाँ पर ये नहीं मान रहे हैं, तो उसको वो डिसइंफेक्टेंट मान रहे हैं, साबुन के तौर पर मान रहे हैं। ओके, तो ये बात की जा रही है। द इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट्स इन्वेस्टिगेटिंग आर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, तो ये याद रखिएगा इस फॉर्म का नाम, ये अदारा। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरुआत कर दी है, ओके, इन कंपनीज के खिलाफ। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर जो है बयान की हुई है। तो ये इस दायरे का नाम याद रखें, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। ओके, तो यहाँ पर पैंडेमिक के चलते काफी सारे डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो आपस में टैक्स डिपार्टमेंट से काफी डिस्प्यूट्स बनने शुरू हो गए हैं। तो ये जो सैनिटाइजर कंपनीज वाले हैं वो यहाँ पर कम टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो भी उसकी बात करें, शुड टैक्स अप्लाई ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड और एंड यूज। ओके, मतलब जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तब यहाँ पर टैक्स लगे, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज कर तब भी टैक्स लगे। ओके, तो यहाँ पर गुजरात बेस्ड फार्मा कंपनीज है, तो उन्हें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच की है। ओके, तो यहाँ पर पहले वो हाई कोर्ट में गए थे, अभी सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पर वो अप्रोच कर रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम टैक्स इनके ऊपर लगाया जाए। आगे बढ़े तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बिजनेस दोबारा से रिकवर कर रहा है। और तो यहाँ पर जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं जो जून महीने में पाए गए हैं तो यहाँ पर एनकरेजिंग है। मैक्रो इंडिकेटर्स मतलब पूरे इंडिया लेवल पर जो ग्रोथ की अगर हम बात करें, ओके, जो डिमांड की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रगति देखने को मिली है कुछ सेक्टर्स में। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कुछ बिजनेस एक्टिविटीज की अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से, जैसे ऑटो सेक्टर्स हो गया, जिसको हम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स बोलते हैं, जहाँ पर आपको कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स मिलते हैं। ओके, कंज्यूमर गुड्स हो गया, कोई भी चीज आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ओके, जिसमें आप अपना ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, हॉस्पिटैलिटी जो होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह जो इसका जो बिजनेस हो गया, रियल एस्टेट, ओके, जो बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है, ओके, रियल एस्टेट का यहाँ पर बात की जा रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर इन सभी कामों में जून में प्रगति देखने को मिली, अगर इसका कंपैरिजन करें मई महीने के साथ, क्योंकि मई महीने में सिचुएशन थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी। अप्रैल एंडिंग और मई अगर पूरा देख ले तो मतलब ऐसे ही ये दौर गुजरा है। सेकंड वेव के चलते काफी नुकसान हुआ देश की इकोनॉमी का, लॉकडाउन लगाए गए यहाँ पर भिन्न जो है राज्य सरकारें थी उनके द्वारा। तो यहाँ पर जिसके चलते मई महीने में कारोबार थोड़ा ठप हो गया था। तभी मैक्रो इंडिकेटर्स यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, जैसे ई वे बिल जनरेशन की बात कर रहे हैं। ओके, जो मतलब जीएसटी का भी यहाँ पर एक अलग से पोर्टल होता है, ई वे मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है अपना जीएसटी फाइल कर सकते हो, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। दूसरा जो ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर भी आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट करते हो। तो वही बात कर रहे हैं कि अभी दोबारा से ऐसा जो पेमेंट है वो अभी काफी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर 16.98 यहाँ पर मिलियन की बात कर रहे हैं इन जून। ओके, और अभी टिल 20 जून तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मई महीने की बात करते हैं 15 मिलियन के आसपास यहाँ पर इतने ई वे बिल जनरेट हुए थे। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि जो पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन है और जो पावर का कंजप्शन है ये भी बढ़ा है। ओके, जिससे ये पता चल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, इनकी सेल्स की बात करें, तो 70 से 80% का यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है ये जून के पहले 20 दिनों में। ओके, तो अगर इसको कंपेयर करें मई के साथ। ओके, आगे बात यहाँ पर कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हो रही है, तो उसमें भी यहाँ पर प्रगति देखने को मिली है। 18.6%, 12.7%, 12.3%। ओके, तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की सेल भी 12 और 13% के हिसाब से बढ़ी, और पावर कंजप्शन भी यहाँ पर 7% के हिसाब से इजाफा हुआ है। और जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, वो एग्जांपल दीजिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, तो यहाँ पर इनकी मार्केट भी एक्सपैंड हुई है 15% के हिसाब से। ओके, तो ये जून की ही बात यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी की बात करें, फूड डिलीवरी, एविएशन की बात करें, तो यहाँ पर भी नोटेबल जो है उछाल जो है अभी देखने को मिल रहा है। मतलब ये भी थोड़ा सा अभी खुल रहे थे। ज्यादातर यहाँ पर देखो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है जब से फर्स्ट वेव आई थी। ओके, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह, होटल्स वगैरह तो खुले ही नहीं। ओके, तो ट्रैवल जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है तो वो उसके ऊपर इम्पैक्ट काफी पड़ा है। अगर अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं तो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि इकॉनमी दोबारा से पटरी पर दोबारा वापस लौट रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पर अभी इनकी ना 44th एजीएम हुआ। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। हर साल इनकी मीटिंग होती है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ओके, उनकी, जो इनके चेयरमैन है मुकेश अंबानी, इनके साथ। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो न्यूज़पेपर डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बोला था कि जो सऊदी अरामको के चेयरमैन है, जो सऊदी अरेबिया की दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग
कंपनी है क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस करती है सऊदी अरेमको, तो वो 15 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। तो यहाँ पर जो रिफाइनरी वाला जो एरिया है, ऑयल वाला जो एरिया है रिलायंस का गुजरात वाली साइड, तो वहां पर वो इन्वेस्ट करेगी, जिससे काफी बड़े पैमाने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा होने वाला है। तो उनके सऊदी अरेमको के चेयरमैन को भी यहाँ पर ना ये बोर्ड मेंबर बनाने वाले हैं। तो अगर फर्दर जो भी, अभी तो 44th एजीएम हुई है रिलायंस की, तो अगर फर्दर जब भी मीटिंग होगी तब उनको भी एज ए बोर्ड मेंबर आप देखेंगे, क्योंकि उनका भी इन्वेस्टमेंट अभी आने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। ओके, तो अभी इस एजीएम में भी इन्होंने काफी फैसले लिए हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है, प्लान इन्होंने यहाँ पर जो है खोला है कि 75,000 करोड़ जो है ये अभी इन्वेस्ट करेंगे क्लीन एनर्जी में। ओके, जैसे बैटरीज की ये बात कर रहे थे कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सऊदी अरेमको के चेयरमैन है, तो उनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने बोर्ड में ये शामिल करेंगे। वो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ये भी ध्यान रखें। ओके, तो अभी बात की जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस्ड मेजर इनिशिएटिव्स। ओके, तो यहाँ पर मेजर इनिशिएटिव्स कौन कौन से क्षेत्र में, सबसे पहले बात की जा रही है रीन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर बात की जा रही है मार्किंग ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम इट्स रूट्स एज ए प्रोड्यूसर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, काफी बड़ी रिफाइनरी है जामनगर गुजरात में। वो तो रिफाइनरी का काम यही होता है कि जो क्रूड ऑयल आ रहा है बाहर से उसको रिफाइन करें, पेट्रोल डीजल और अलग जो यहाँ पे फ्यूल्स हमें चाहिए उसमें यहाँ पर कन्वर्ट करें। तो ये मतलब काफी बड़ी इंडस्ट्री है रिलायंस की। तो फिर भी यहाँ पर ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्लीन एनर्जी में। ओके, तो यहाँ पर 75,000 करोड़ जो है ये इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 3 सालों में। ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली बात की जा रही है 4 वर्ल्ड स्केल फैक्ट्रीज टू सप्लाई सोलर एंड ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। तो ऐसी फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी कि सोलर पैनल जो होंगे, जो हाइड्रोजन के रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसका निर्माण ये करेंगे। ओके, और 60,000 करोड़ पे यहाँ पर लगाया जाएगा 4 यहाँ पर बड़े गीगा प्लांट्स। ओके, बड़े प्लांट्स लगाए जाएंगे 3 सालों में, तो वहां पर 60,000 करोड़ रुपए लगाया जाएगा। और 15,000 करोड़ लगाया जाएगा यहाँ पर वैल्यू चेन में। ओके, तो पार्टनरशिप्स जो आपस में होंगी एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज टू कम्प्लीमेंट दिस इन्वेस्टमेंट। तो जो भी यहाँ पर समय के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी होगी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो भी ये 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी वहां पर। ओके, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू प्रोपोजिशन यहाँ पर बताया हुआ है कि अपना न्यू मटेरियल्स, ओके, बिग वैल्यू क्रिएटर्स न्यू एनर्जी में यहाँ पर बात करेंगे। तो धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कम्प्लेक्स बीइंग सेटअप एट जामनगर। तो यहाँ पर इसको भी जामनगर में ही बनाएंगे ये। ओके, ध्यान रखें, ये जो ग्रीन एनर्जी की बात करें, जहां पर पहले से इनका फॉसिल फ्यूल्स के रिफाइनरीज है। ओके, तो 4 गीगा फैक्ट्रीज लगेंगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल फैक्ट्री लगाई जाएगी। देखो, आने वाले समय में जो है सोलर के ऊपर भी काफी ज्यादा जो है हम फोकस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स इंसेंटिव्स भी भारत सरकार दे रही है कि अगर आप सोलर पैनल्स अपने घर पे लगाना चाह रहे हैं तो लगाइए, सरकार इंसेंटिव दे रही है यहाँ पर। ओके, तो अभी इसका डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगा। और दूसरी यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी बैटरी की, तो उसी के ऊपर ये फोकस करने जा रहे हैं। देखो, क्योंकि बैटरी व्हीकल्स ही आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप कार चला रहे हो, चाहे आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो। ओके, तो चाहे आप बाइक चला रहे हो, तो बैटरी जो है ना वही जान रहेगी गाड़ियों की। तो अच्छी क्वालिटी की जो बैटरी देगा तो उसी की मार्केट बनेगी। तो अभी रिलायंस जो उसी के ऊपर फोकस करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ओके, तो अभी एडवांस एनर्जी स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री ये लगाने वाले हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री यहाँ पर लगाई जाएगी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, तो मतलब कि ये क्या होता है इलेक्ट्रोलाइजर, मतलब यहाँ पर जो है जैसे अगर मैं बात करूँ पानी, तो पानी में हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होता है। दोनों को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो यही काम होता है इलेक्ट्रोलाइजर का। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ी इलेक्ट्रोलाइजर की फैक्ट्री लगेगी, पानी से ही हाइड्रोजन को तोड़कर अलग किया जाएगा और उसको ग्रीन हाइड्रोजन का नाम दिया जाएगा। ओके, तो उसी को यूज किया जाएगा व्हीकल्स में, व्हीकल्स को चलाने के लिए। ओके, और आगे बात कर रहे हैं कि 4 नंबर पर जो फैक्ट्री टू मेक फ्यूल सेल्स, तो यहाँ पर फ्यूल सेल्स बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी फॉर कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू मोटिव एंड स्टेशनरी पावर। तो ये इस तरीके का जो है प्लान यहाँ पर है। और टारगेट यहाँ पर है ऑफ एट लीस्ट 100 गीगावाट सोलर एनर्जी बाय 2030। देखो, भारत सरकार का टारगेट है 175 गीगावाट का, कि 1 गीगावाट जो एनर्जी है, पावर है, प्रोड्यूस करनी है 2022 तक। ओके, ड्यू टू रीनेबल सोर्सेज, तो जैसे सोलर पैनल्स हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और अब देखो, आगे बात कर रहे हैं न्यू मटेरियल्स की अगर बात करें या ग्रीन केमिकल्स की बात करें, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर भारत का पहला वर्ल्ड स्केल कार्बन फाइबर प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। ओके, तो ये भी ध्यान रखें।
और डेवलप रोड मैप फॉर न्यू ग्रीन केमिकल्स, ग्रीन फर्टिलाइजर्स एंड ई फ्यूल्स। तो ये यहाँ पर अ, जो अपना प्लान है इसको यहाँ पर अनवील किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और अभी यहाँ पर बात की जा रही है जे के बारे में। तो जे के बारे में कल ही जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ जो है मीटिंग हुई है जो गुपकर अलायंस के जो लीडर्स हैं। गुपकर अलायंस ये अलग अलग पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने इकट्ठे होकर एक अलग से ग्रुप बना लिया है जिसको गुपकर करके नाम दिया हुआ है। इसके जो चीफ हैं वो फारूक अब्दुल्ला है। ओके, तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर लीडर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलग से पार्टी है जे की, उसके बाद पीडीपी आती है, फिर बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है। तो ये तीन चार ही यहाँ पर मेजर पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में। तो अभी देखो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ दिया गया दो हिस्सों में। ओके, तो उसको यूटी बना दिया गया, एक लद्दाख की यूटी, दूसरा जम्मू कश्मीर की यूटी। तो अभी बातचीत ये चल रही है कि उस यूटी को वहां पर इलेक्शन करवाए जाए। तो देखो अभी जी जो पार्टीज है ना ये डिमांड कर रही है कि जो फुल स्टेटहुड का यहाँ पर दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को। ओके, तो फुल स्टेटहुड यहाँ पर मिले तो ये मुमकिन नहीं लग रहा। यहाँ पर स्टेटहुड मिलेगा, जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली को हम राज्य भी बोलते हैं, स्टेटहुड है लेकिन फुल स्टेटहुड नहीं है उसके पास। तो क्या फर्क रहता है फुल स्टेटहुड और स्टेटहुड में? देखो जम्मू कश्मीर के पास यहाँ पर असेंबली सीट्स हैं। वहां पर जब पहले भी जम्मू कश्मीर रियासत जब चलती थी तो वहां पर सेक्रेटरीट बैठता था, तो असेंबली सीट्स थी। ओके, तो अभी 107 के आसपास असेंबली सीट्स है जिनको बढ़ाकर ये 114 करने वाले हैं। तो अभी डीलिमिटेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि सभी पार्टीज यहाँ पर साथ दें डीलिमिटेशन कमीशन का। तो डीलिमिटेशन में यहाँ पर जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जो एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनको दोबारा से रीड्रॉ किया जाएगा कि कौन सी जो जनसंख्या है कौन से एरिया में यहाँ पर जो है वोट करेगी। ओके, तो ये डीलिमिटेशन कमीशन का काम होता है, इसको 2002 में बनाया गया था। तो अभी यहाँ पर देखो फुल स्टेटहुड का इसका दर्जा जो है ना वो इसको नहीं दिया जाएगा, इसको स्टेटहुड मिलेगा बिल्कुल वैसे जैसे दिल्ली गवर्नमेंट काम करी। दिल्ली गवर्नमेंट देखो जो पुलिस है दिल्ली की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, लेकिन दिल्ली सरकार भी यहाँ पर अपने आप में एक सरकार है जो दिल्ली को गवर्न करती है। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही जम्मू कश्मीर में फ्यूचर में इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर की एक सरकार चुनी जाएगी। ओके, तो वो सरकार यहाँ पर चलाएंगे, लेकिन रहेगा वो यूटी ही, यूनियन टेरिटरी ही। ओके, तो उसको आप राज्य नहीं बोलोगे। ओके, तो अगर मैं बात करूँ दिल्ली के आसपास की, अगर बात करूँ राजस्थान की बात कर लूँ तो वो राज्य है, पूरा राज्य है वो कोई यूटी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक यूटी रहेगा, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगा, लेकिन बिल्कुल दिल्ली के जैसा। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसी एग्जाम्पल है, और पुडुचेरी का एग्जाम्पल है जहाँ पर ये दोनों है यूटीज, और यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी यहाँ पर है। ओके, सिर्फ 2 यूटीज ऐसी हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, अभी तीसरी होगी है जम्मू कश्मीर वाली। ओके, तो अभी स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। अगर जब यहाँ पर डीलिमिटेशन का जो जो काम अगर पूरा हो जाता है, जो इलेक्शन जो है कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये भी यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बात की है, अपनी ओर से रखा है, अमित शाह ने ये बात कही है कि स्टेटहुड यहाँ पर जो है रिस्टोर किया जाएगा जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पर मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के लीडर्स के साथ थर्सडे को, तो तब यहाँ पर बात रखी गई है अमित शाह जी के द्वारा। तो यहाँ पर पेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द रीजन, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हासिल हो गया है अगस्त 2019 के बाद, जब से इस जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया है 2 यूटीज में। तब से यहाँ पर जो है अच्छा खासा पीस देखने को मिला, शांति जो है हुई है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर जो है पंचायतों तक पहुंचा दिया गया है। ओके, तो लोकल बॉडीज तक यहाँ पर पहुंचा दिया गया है, तो यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन को फायदा हुआ है इससे। और यहाँ पर अर्ज किया जा रहा है कि यहाँ पर और मॉडर्न पंचायत जो है बनाई जाए। ओके, तो यहाँ पर एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाए बाकी राज्यों के लिए। तो यहाँ पर कॉपरेशन की ये बात करें कि आपस में कॉपरेशन करें जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब यहाँ पर डीलिमिटेशन का काम चल रहा है कॉन्स्टिट्यूंसीज का। ओके, तो डीलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर जो है रीड्रॉ करेगा पार्लियामेंट्री और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको बेस्ड ऑन द लेटेस्ट डेमोग्राफी। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट डेमोग्राफिकल डाटा होगा उसके हिसाब से यहाँ पर ये रीड्रॉ करेगा। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रहा है, होम मिनिस्ट्री क्या कह रही है, ऑल सेंट्रल बेनिफिशियरी स्कीम्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, तो यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट किया गया है जम्मू कश्मीर में। ओके, तो अभी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर अप्रूव्ड है बिजनेस रिवाइवल पैकेज ऑफ 1352 करोड़। ओके, तो लास्ट सितंबर की बात करें कि इतना यहाँ पर जो है बिजनेस रिवाइवल पैकेज यहाँ पर अप्रूव किया गया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ओके, तो अभी
एक साइन किया गया एक एमयू, यहाँ पर 450 एमओयूज भी, यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर साइन हुए, तो 23,000 करोड़ के। तो यहाँ पर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की बात करें कि अब जब से यूटी बनी है तब इतना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है लोग करने के लिए तैयार है। 23,000 करोड़ के आसपास की बात करें कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। जब भी एमओयू साइन होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी समय इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। फिर भी यहाँ पर जो है ना काफी समय तक वेट किया जाता है कि क्या सिचुएशन है इस एरिया की, तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम की बात कर रहे हैं जिसका कि आउटले जो है 28,400 करोड़ का है, तो इसको भी अप्रूव कर दिया गया है। एंड लैंड बैंक्स ऑफ 29,030 कनाल्स वर क्रिएटेड इन 2020-21। तो यहाँ पर ये भी सिनेरियो यहाँ पर पेश किया गया कि इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को भी ब्रीफ किया गया होम मिनिस्टर के द्वारा अबाउट द इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो 2019 के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी बढ़िया हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये बात कर रहे हैं, जैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि देश में शांति का माहौल बना रहे। तो ये कह रहे हैं कि नो सिविलियन वॉज किल्ड एंड ओनली 53 इंजर्ड आफ्टर डिलीशन ऑफ आर्टिकल 370। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ओके, तो जो कि मतलब एक अलग से काफी स्पेशल प्रोविजन देता था जम्मू कश्मीर राज्य को, तो उसको हटा दिया गया। वो जैसे जम्मू कश्मीर के पास अपना अलग से संविधान था, वो आर्टिकल 370 के तहत था। अपना अलग से फ्लैग था, वो आर्टिकल 370 के तहत था। अपना अलग से सिटीजनशिप था जम्मू कश्मीर का, वो आर्टिकल 370 के तहत था। कोई भी बाहर का बंदा जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, तो वो आर्टिकल 35A के तहत था। ओके, तो ये सब कुछ हटा दिया गया, आर्टिकल 35A भी हटा दिया गया और आर्टिकल 370 भी हटा दिया गया। और बाद में कुछ हल्ला गुल्ला हुआ था जिसमें कुछ किसी की यहाँ पर मरने की खबर नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ लोग यहाँ पर घायल जरूर हुए। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि 59% यहाँ पर जो है अभी तक मारे जा चुके हैं, 168 इंजर्ड फ्रॉम मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स इन द सेम पीरियड। तो मिलिटेंसी आतंकवाद के चलते भी जो यहाँ पर इंसिडेंट्स हुए जिसके चलते इतने लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है और इतने लोग इंजर्ड हुए, लेकिन पिछला जो डाटा है उसके मुकाबले में यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और अभी बात की जा रही है S-400 सिस्टम के बारे में। दिसंबर तक ये भारत में आ जाएगा, तो इसमें भी कोई डिले नहीं रहेगी। तो ये जो रशियन अथॉरिटी उनके द्वारा ये बात क्लियर कर दी गई है और ये भी कहा गया है, गारंटी भी दी गई है कि यहाँ पर 3,000 मीटर की ऊंचाई तक भी यहाँ पर ये काम करेगा। तो 3,000 मीटर तक भी यहाँ पर ये काम करेगा और यहाँ पर कोविड के चलते कोई प्रोडक्शन में इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर S-400 इसको सिस्टम को हम बोलते हैं। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किया गया भारत सरकार के द्वारा, जहां पर हमारे हाई एल्टीट्यूड रीजन जैसे लद्दाख की बात करें तो काफी ऊंचाई पर है। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मांगी गई कि यहाँ पर जो इनको लद्दाख में तैनात किया जाएगा, जहाँ एरियाज के आसपास रहेगा, तो क्या यहाँ तक अपनी अप्रोच कर पाएगी ये जो S-400 ये मशीन है। तो यहाँ पर उसी की क्लैरिटी भी यहाँ पर दी गई है। तो ये कहा जा रहा है कि S-400 सिस्टम इज द मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ पर सबसे काबिल यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी दुनिया में। और यहाँ पर रशिया की बात करें, रशिया के पास भी यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं काफी सारा। तो रशिया देखो, रशिया का जो नॉर्दर्न रीजन है तो वो तो बर्फ से ढका हुआ है पूरा। वो भी तो काफी बर्फ के ऊंचे पहाड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यही बात करें कि इस इक्विपमेंट को यहाँ पर वहां पर भी ऑपरेट करके इन्होंने देखा है ऐसे एनवायरमेंट को। तो यहाँ पर 3,000 मीटर के ऊपर का भी अगर एल्टीट्यूड हो तो यहाँ पर भी ये 100% प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, जो भी मिसाइल्स यहाँ पर आपके देश में दागी जाएगी दुश्मन की कंट्रीज के द्वारा। ओके, तो ये कैसे काम करती है इसके बारे में आगे बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो, ये बात कही जा रही है यहाँ पर जो डिप्टी जनरल डायरेक्टर है, ओके, तो यहाँ पर रशियन साइड से, तो उनका ये नाम है, ओके, मिखाइल। तो ये बात इनके द्वारा कही जा रही है कि हमारे यहाँ पर भी ऐसे साइट्स हैं, तो यहाँ पर 3,000 मीटर की ऊंचाई तक भी आपको प्रोटेक्शन कवर मिलेगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है एबिलिटी जो है सिस्टम की, तो यहाँ पर जो ऊंचाई पर जो टारगेट उठ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 400 किलोमीटर का डिस्टेंस के दूर भी अगर कोई टारगेट है तो उसको भी यहाँ पर जो है कवर करके उसको स्ट्राइक कर सकता है। तो S-400 वो टेक्निकली बी एबल टू कवर मोस्ट मेजर चाइनीज एयरबेस इन तिब्बत। ओके, तिब्बत एक अलग से देश था जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ओके, तो वहां पर जितना भी चाइना के एयरबेसेस, तो वहां सबको ये S-400 सिस्टम कवर कर सकता है अगर भारत में इसको तैनात कर दिया जाता है। ओके, खासतौर पर जो ईस्टर्न लद्दाख की बात करें और यहाँ पर जहां पर की फाइटर जेट एक्टिविटी काफी देखने को मिली है चाइना के द्वारा। तो ये देखो ये सिस्टम होता क्या है, तो ये देखो ये ऐसे ये वाला पूरा का पूरा S-400 मिसाइल सिस्टम है। ओके, तो इसमें है कि अगर दुश्मन देश के और से कोई हवाई जहाज आ रहा है हमारे ऊपर, हमारी सीमा में एंटर कर गया, तो यहाँ पर इसके रडार ऑटोमेटिकली जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और
खुद से टारगेट जो फ्लाइंग यहाँ पर जेट आ रहा होगा उसको टारगेट बना के उसके ऊपर मिसाइल दाग देंगे। ओके, तो उसको हवा में ही तबाह कर देंगे। तो ये एयरबोर्न टारगेट हो गया। तो अगर यहाँ पर कोई मिसाइल भी आ रही है दुश्मन देश से, तो यहाँ पर उसको भी हवा में ही तबाह कर देंगे, देश में गिरने नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है बिग बर्ड टॉमस्टोन एक्वेशन टारगेट मैनेजमेंट रडार। यहाँ पर रेंज इसकी बोली जा रही है कि 600 किलोमीटर तक की यहाँ पर रेंज है। फुल डिजिटल कैन ट्रैक 300 टारगेट साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर 300 टारगेट लगातार ये जो है उनको ट्रैक कर सकता है। तो यहाँ पर और जो इसका जो मल्टी मोड रडार सिस्टम उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसकी डिटेल दी जा रही है। ओके, तो ये अलग अलग यहाँ पर इसकी डिटेलिंग है। जैसे यहाँ पर देखो लॉन्चर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 लॉन्चर्स इसके हैं। ओके, तो विद 4 मिसाइल्स ईच। तो यहाँ पर एक लॉन्चर में 4 मिसाइल्स होती हैं। ओके, तो ये देखो ये लॉन्चर है इसका। ओके, तो ये बड़ा बड़ा यहाँ पर सिलेंडर्स होते हैं, इसमें 4 मिसाइल्स पड़ी हैं जो कि एक के बाद एक दागी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर एक अलग से इसका सिस्टम रडार का भी होता है, जो रडार जिसकी जो इसके अंतर्गत जो चीजें आ जाती हैं फिर ये ऑटोमेटिकली जो है अपडेट होता है और यहाँ पर फाइल कर देता है। तो ये इसका रडार का यहाँ पर पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ओके, जो ये अलग अलग रेंजेस हैं, स्पीड है इसकी, जो मिसाइल्स की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट टाइम क्या है, तो सारा चीज यहाँ पर बताई हुई है। ओके, तो ये अलग अलग यहाँ पर मिसाइल्स की बात करें, जो यहाँ पर 4 मिसाइल्स हैं उनकी बात करें कि किनकी यहाँ पर क्या क्या स्पीड। ओके, तो टारगेट इसके यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, स्मार्ट बम हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल हो सकते हैं, ड्रोन हो सकते हैं, और जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स तो वो भी इसका टारगेट हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर समझाने की बात कर रहे हैं जैसे पॉइंट वाइज कि 2021 का कोई टेरर अटैक है वो दिल्ली में हुआ बाय हैवीली आर्म्ड एलिटी टेररिस्ट। ओके, तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर जो है ड्रोन स्ट्राइक यहाँ पर कर रही है टू डिस्ट्रॉय एलिटी हेडक्वार्टर्स इन मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ओके, तो इंटेलिजेंस इंडिकेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स प्लानिंग retaliatory air strikes by aircraft launching missiles without crossing the line of control. So IAF Western Air Command places all S-400 system on the high state of alert. देखो दिल्ली में हमला हुआ तो यहाँ पर दूसरी ओर जो भारत ने रिस्पॉन्स किया। ओके, तो यहाँ पर जो कैंप थे मुजफ्फराबाद में वो उठा दिए। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। फिर बाद में पाकिस्तान की फोर्स ने भी यहाँ पर रिटेलिएट किया, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद रिटेलिएशन हुआ था उधर पाकिस्तान की ओर से भी। ओके, तो यहाँ पर देखो वो मिसाइल दागेंगे हमारे एरिया में आए बिना, एलओसी के पीछे पीछे रहेंगे लेकिन मिसाइल दागेंगे अपने मिसाइल से या फिर एयरप्लेन से। तो यहाँ पर उनको हमारा ये जो S-400 सिस्टम है इसको काउंटर करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर उनके बारे में बताई गई हैं। ओके, तीसरे नंबर पर ये क्या चीज है। ओके, पांचवें नंबर पर ये क्या चीज, ये वाली क्या चीज है, क्या कौन सा रडार है। यहाँ पर ये हर एक चीज के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात बोली गई है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर इन टॉयज प्रोडक्शन। तो यहाँ पर खिलौनों की मार्केट में काफी पिछड़ते जा रहे हैं हम। तो अभी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ बातें यहाँ पर इसके रिगार्डिंग की गई हैं कि इंडिजीनियस जो टॉयज हैं, जो मतलब हमारी धरती के मतलब जो कल्चर रहा है ना उसके रिगार्डिंग जो टॉयज है तो उनको हम प्रमोट करें। ओके, तो मतलब भारतीय कल्चर जो है वो आगे यहाँ पर प्रमोट हो। तो ये बातें जो है कही गई हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन हुई है बहुत सारी यहाँ पर बॉडीज के साथ, यहाँ पर जो टॉयज मेकिंग में जो एंगेज्ड है उनके साथ यहाँ पर एक वर्चुअल फॉर्मेट में बातचीत हुई जिसका यहाँ पर नाम है टॉय कैथॉन 2021। ओके, तो ये हर साल होता है। तो इसमें यहाँ पर कोशिश यही होती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि टॉयज अपनी टॉयज मार्केट को आगे प्रमोट किया जाए। और यहाँ पर बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो ये इंडस्ट्री है सीरियसली यहाँ पर जो है कदम बढ़ाने होंगे, सस्टेन यहाँ पर करना होगा, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। ओके, तो यहाँ पर जोर दिया गया है वोकल फॉर लोकल। ओके, तो यहाँ पर जो चीज बनाई जानी है तो लोकल्स यहाँ पर जो है वो खरीदें इसको। तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल टॉय मार्केट की बात करें जो कि $100 बिलियन की है, लेकिन इंडिया की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर सिर्फ $1.5 बिलियन की है। इस 100 बिलियन में इंडिया जो है यहाँ पर इंपोर्ट करता है 80% ऑफ टॉयज। तो वो भी ज्यादातर जो है वो चाइना से आते हैं अभी। ओके, तो चाइना क्योंकि बहुत सस्ते दामों पर खिलौने बनाकर बेचता है, तो चाइना ने क्या किया है कि अपनी मार्केट यहाँ पर खिलौनों की बना दी है और भारत की जो अपनी मार्केट थी वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सस्ते दामों पर प्लास्टिक की बनी हुई चीज हमें अवेलेबल हो जाती है। तो भारत के जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते थे तो वो लक्कड़ के बने होते थे ज्यादातर। ओके, तो काफी प्रचलित रहते थे वो टॉयज। तो लेकिन कुछ समय पहले ही यहाँ पर जब चाइना को यहाँ पर बोला गया कि वो टॉयज मार्केट अपनी इंट्रोड्यूस करे, तो उसी समय से हमारी जो टॉयज मार्केट थी वो डैमेज होगी पूरी तरीके से।
उतना कॉम्पिटिटिव प्राइस जो था हमारी टॉय मार्केट वो दे नहीं पाई कंज्यूमर को, जितना कि यहाँ पर चाइना दे रहा था। और टेक्नोलॉजी वाइज भी यहाँ पर चाइना ने काफी इंप्रूवमेंट की। ओके, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाइज हमारे यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो ये वही बात कर रहे हैं कि बहुत सारा पैसा जो है ड्रेन आउट हो जाता है देश में से, तो चाइना को हम दे देते हैं। जब टॉय मार्केट की बात आती है तो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट ये होती है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज की गई, टॉय इकोनॉमी। ओके, तो इस इंडस्ट्रीज को डिस्क्राइब करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं जियो और गूगल। ये अल्ट्रा अफोर्डेबल जियो फोन जो है ना, ये लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सितंबर 10 तक ये लॉन्च हो जाएगा। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बात की कि 44th एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन जो है जियो रिलायंस के द्वारा लिए गए हैं। तो उसमें से एक डिसीजन ये भी है। तो फिर जियो फोन यहाँ पर नेक्स्ट जो है अभी लाया जाएगा, तो जो एंड्रॉयड के ऊपर बेसिस होगा। ओके, तो यहाँ पर प्ले स्टोर का की भी यहाँ पर असेस जो है आपको मिलेगा। यहाँ पर रिलायंस जियो जो है अभी गूगल के साथ जो है पार्टनरशिप करके काम कर रहा है। अभी ये 4G स्मार्टफोन होगा जियो फोन नेक्स्ट करके। ओके, ये पूरा नाम है इसका, जियो फोन नेक्स्ट। मतलब हर कोई जो है इसको अफोर्ड कर सके। ओके, तो यहाँ पर सितंबर 10 तक जो है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2G मुक्त कंट्री करनी है। ओके, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि 2G मुक्त कंट्री करनी है, उसके ऊपर यहाँ पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया को अभी भी नियरली 300 मिलियन जो मोबाइल यूजर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर उसकी अगर बात करें, वो ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जो कि मतलब अभी भी 2G सर्विसेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ओके, तो ऐसी सर्विसेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो वैसा ही उनके पास मोबाइल फोन है। ओके, तो बिकॉज इवन इफ बेसिक 4G स्मार्टफोन्स रिमेन्स अनअफोर्डेबल फॉर दीस यूजर्स। ओके, तो यहाँ पर जो 4G स्मार्टफोन है ना, वो खरीद ही नहीं पा रहे। तो 300 मिलियन यहाँ पर मोबाइल मोबाइल फोन यूजर्स ऐसे हैं भारत में। ओके, तो यहाँ पर 4G की तो सुविधा सबको मिल रही है, लेकिन स्मार्टफोन्स नहीं है इनके पास। ओके, तो अब ये स्मार्टफोन होगा। ओके, जो कि जियो के द्वारा, जियो और गूगल दोनों की पार्टनरशिप के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो नया फोन है इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है गूगल और जियो टीम्स के द्वारा। यहाँ पर कम विद इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक रीड क्लाउड अलाउड ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्मार्ट कैमरा with augmented reality filters. So it will give access to all of Jio's and Google app and the Play Store. तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो ये थोड़ा सा फोन के बारे में यहाँ पर इमेज दी गई है। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इफ द न्यू फोन इज इन द रेंज ऑफ 5000 ब्रैकेट, देन इट मे नॉट मीट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव बट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द एंट्री लेवल मॉडल्स। तो अगर 5,000 रुपए तक की अगर कीमत होती है, तो ऑब्जेक्टिव जो है कीमत सब तक जो है 2G मुक्त जो है भारत करना है, सब तक यहाँ पर मोबाइल फोन का रेंज पहुंचे, मोबाइल फोन खरीदें, स्मार्टफोन खरीदें। तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि यहाँ पर पार ना हो, लेकिन अच्छी खासी जो है एंट्री लेवल पर जो है मार्केट जो है वो डेवलप हो सकती है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 जो है, ठीक है, उसको अनवील कर दिया है। तो अभी उसी के बारे में बात चल रही है कि जब फर्स्ट मेजर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम रिवैम्प है। ओके, मतलब ये हर साल ऐसे करते थे पहले की, जैसे पहले विंडो एक्सपी हुआ करती थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने चेंज किया, विंडो 7 आई, विंडो 8 आई। ओके, तो अभी विंडो 10 चल रही है। तो काफी समय हो गया था कि विंडो 10 के बाद उन्होंने अपग्रेड ही नहीं किया। तो अभी ये बात कर रहे हैं कि 2015 से रिवैम्प हुआ ही नहीं था, तो अभी ये रिवैम्प करेंगे। विंडो 11 जो है वो अभी आने वाली है विद न्यू चेंजेस दैट टेक डायरेक्ट एम एट एप्पल्स INC लुक्रेटिव ऐप स्टोर्स बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पर जिस तरीके से एप्पल का जो बिजनेस मॉडल है, तो उसी को मतलब जो है एक तरह का से जो है आप अप्रोच यहाँ पर लगाई जाएगी इस विंडो 11 के द्वारा। सो विंडो 11 विच विल हिट द मार्केट बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो यहाँ पर इस साल के आखिर में इसको जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ अनवील किया है कि अभी ऐसी दिखेगी ये विंडो। लॉन्च इसको इस साल के आखिर में करेंगे। तो यहाँ पर नया विंडो स्टोर आपको देखने को मिलेगा। So that will let software developers use their own in-app payment system. Okay, तो यहाँ पर and pay no commissions to Microsoft. तो इनका अपना जो है इन ऐप पेमेंट सिस्टम यहाँ पर होगा इस नई माइक्रोसॉफ्ट में। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। So it will also let users both find and run Android mobile applications on their laptops and PCs. जो मोबाइल फोन पे आप जो है एप्लीकेशन को चला रहे हो, तो आप उनको अभी लैपटॉप्स और पीसीज पे भी चला सकते हो। तो ये भी सुविधा यहाँ पर दे दी जाएगी अभी विंडो 11 के तहत। एंड माइक्रोसॉफ्ट अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आल्सो अपील्स टू इंडिविजुअल्स विद न्यू फीचर्स फॉर गेमर्स सच एज
एक्सबॉक्स एप्स एंड बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस। तो गेमिंग के मामले में भी अच्छी परफॉर्मेंस अभी देखने को मिलेगी। और अभी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जो अभी बात अपनी कर रही है कि ऑनलाइन स्टडीज के मामले में। तो अब देखो ऑनलाइन स्टडीज के मामले में जो नया डाटा सामने आ रहा है तो वो काफी चौंकाने वाला डाटा है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं डिवाइसेस ही नहीं है उनके पास, जिसको मतलब अगर डिवाइस हो तभी तो ऑनलाइन कनेक्शन होगा तभी तो पढ़ पाएंगे, तो डिवाइसेस ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अभी ऑफलाइन ही स्टे कर रहे हैं। तो अभी ये बात कही जा रही है कि बिहार जो है, यहाँ पर 14 मिलियन बच्चे ऐसे हैं मतलब जिनका असेस ही नहीं है डिजिटल सर्विसेज को। ओके, तो मतलब कि डिजिटली जो सर्विसेज अवेलेबल है उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, तो ऐसी यहाँ पर डिवाइसेस चाहिए तभी आप जो है एक्सेस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। तो अभी वो चीज़ है ही नहीं इनके पास। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि हैव रिपोर्टेड देयर नियरली 70% चिल्ड्रन हैव नो एक्सेस टू डिवाइसेस। ओके, तो ये 3 राज्य ऐसे हैं 70% तक बच्चे है ही नहीं डिवाइसेस का एक्सेस। और यहाँ पर झारखंड की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो 3 मिलियन के ऊपर यहाँ पर ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनके पास डिवाइसेस नहीं है। तो यहाँ पर ये डाटा शेयर किया जा रहा है बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री विद द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है अलग अलग अदारों के ऊपर, उसके द्वारा ये डाटा दिया गया है। तो यहाँ पर चिंता की बात कर रहे हैं, इक्वली वरिंग इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर आउट ऑफ स्कूल। ओके, जो स्कूल मतलब जो जा ही नहीं रहे स्कूल। ओके, तो यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो रीजन वही है क्यों नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन लगा। ओके, तो बैन लगा हुआ है कि अभी स्कूल जो है खुलेंगे नहीं, जब सरकारें खोलेगी तभी जाएंगे बच्चे। और झारखंड और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 0.55 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो आर आउट ऑफ स्कूल ईच, बार राजस्थान हैज आइडेंटिफाइड ओवर 1.8 lakhs आर चिल्ड्रन एज पर डाटा शेयर्ड एट जून 21 मीटिंग। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से डाटा दिया जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये अलग अलग डाटा है। और असम, झारखंड और कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर 31 लाख, 32.5 लाख और 31 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनके पास डिवाइसेस नहीं है। ओके, और फिगर इज स्टैगरिंग 1.4 करोड़ बिहार। तो देखो बिहार की सिचुएशन बहुत खराब है। ओके, तो यहाँ पर 1.5 करोड़ के आसपास बच्चा है जिनके पास डिवाइसेस ही नहीं है। और उड़ीसा की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 15 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं। हरियाणा की बात करें 10 लाख ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास डिवाइसेस नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 70% उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइसेस नहीं है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात की बात की जा रही है 69%, 40%। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें 28.2% स्टूडेंट्स विदाउट एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस। उत्तराखंड हैज रिपोर्टेड 2.1 लाख स्टूडेंट्स एंड फिगर इज एट 1.8 लाख। वो तेलंगाना, यहाँ पर जो है 96,000 के आसपास आंध्र प्रदेश की फिगर जिनके पास डिवाइसेस जो है वो नहीं है पढ़ने के लिए। और अगर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से बात करें तो ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वो जो थोड़े से पछड़े हुए जिनके ऊपर जो है स्पेशल स्पेशल फोकस दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर उनमें से वायनाड आता है। तो वायनाड यहाँ पर केरला का ही जिला है जो अभी राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये अभी जो 2019 में इलेक्शन हुए हैं ना, तो तभी ये पहली बार राहुल गांधी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। ओके, तो पहले ये यहाँ पर अमेठी से इलेक्शन लड़ते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये अमेठी में इस बार हार गए। स्मृति ईरानी ने इनको हरा दिया। स्मृति ईरानी भी यहाँ पर तीसरी बार लगातार इलेक्शन लड़ी थी राहुल गांधी के खिलाफ, तो पहली 2 बार वो हारी थी। ओके, तो तीसरी बार अभी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया, तो ये वायनाड से जीते हैं। ओके, तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ असेस टू डिजिटल सर्विसेज एट 100%। तो यहाँ पर जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ओके, केरला का डिस्ट्रिक्ट, केरला का तो लिटरेसी रेट ऑलरेडी टॉप पर है पूरे देश में। 96% यहाँ पर लिटरेसी रेट है, लिटरेसी लेवल है ओवरऑल अगर बात करें मेल फीमेल दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर 100% यहाँ पर बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर 99% तक के यहाँ पर बच्चों के पास डिजिटल डिवाइसेस हैं। ओके, तो आगे बात करें रायगढ़, तो रायगढ़ 47% डिस्ट्रिक्ट और ओडिशा हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे कम रायगढ़ का जिला है जहाँ पर 47% बच्चों के पास ही डिजिटल डिवाइसेस हैं एजुकेशन लर्न करने के लिए, ओके, लेने के लिए। और आगे बात कर रहे हैं कि ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आर केरला एंड राजस्थान। इन बोथ स्टेट्स ऑल स्टूडेंट्स हैव टू असेस टू डिवाइस डाटा इज नॉट येट रिसीव्ड फॉर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, गोवा, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये देखिए पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो अभी यहाँ पर बात की जा रही है AK-203 के बारे में। जैसे AK-47 आपने नाम सुना होगा, AK-53 नाम सुना होगा, तो ये अभी उसी का सीरीज आगे है, AK-203। ओके, तो अभी इनके जो ऑर्डर्स हैं उनको फाइनलाइज किया गया है। वेट फॉर इंडिया टू मेक नेक्स्ट मूव। जो ऑर्डिनेंस अभी फैक्ट्री बोर्ड का अभी जो है कॉर्पोरेटाइजेशन जो अभी भारत सरकार के द्वारा किया गया है कि इसको 7 अलग अलग फैक्ट्रीज में तोड़ा जाएगा। जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसके अंतर्गत अभी 41 फैक्ट्रीज जो है इसके आसपास फैक्ट्रीज काम कर रही है, तो उनको सबको कुल मिलाकर 7 कंपनीज में तोड़ा जाएगा। वो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अभी बढ़ाई जाएगी। तो अभी एक पहले ऑर्डर की बात करेंगे, अगर यहाँ पर ओएफबी का कॉर्पोरेटाइजेशन भी होता है तो यहाँ पर डील को भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये रशिया के साथ हमारी डील है, AK-203 को जो है सप्लाई भेजनी है, क्योंकि AK-47 को रशिया ने ही बनाया था, क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी का ये हथियार है, तो काफी घातक हथियार इसको माना जाता है। अगर AK-47 की बात करें, उसी का यहाँ पर एडवांस वर्जन है AK-203। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है, ऑल टर्म्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग असॉल्ट राइफल्स एट द अमेठी फैक्ट्री हैव बीन सेटल्ड एंड द बॉल इज नाउ इन द इंडियन कोर्ट टू प्लेस ऑर्डर्स। तो यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अगर इस राइफल्स के रिगार्डिंग बात करें, सब कुछ सेटल हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर अभी सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, बस इंडियन साइड से यही बात जो है बाकी रह गई है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर रशियन ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट से। देखो, ये रशियन टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी, तो आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है इसके रिगार्डिंग। ओके, तो ये ऑन गोइंग रिस्ट्रक्चरिंग है, अभी हम कर रहे हैं। जैसे मैंने 2 दिन पहले भी बात कही थी कि रिस्ट्रक्चरिंग अभी करने जा रहे हैं, कॉर्पोरेशन करने जा रहे हैं ओएफबी का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का। सो इसका कोई यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा इस डील के ऊपर, ये बात साफ साफ तौर पर कही जा रही है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ऑफ AK-203 राइफल्स का एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड विद इन 32 मंथ्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो 32 महीनों के अंदर अंदर यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया के द्वारा कर दिया जाएगा। तो अभी प्लान किया जा रहा है कि 6 लाख यहाँ पर 71,427 के आसपास जो है AK-203 राइफल्स का निर्माण किया जाएगा। ओके, तो आने वाले 2 सालों में तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर होगा एंड पॉसिबल एक्सपोर्ट्स इन द फ्यूचर फ्रॉम इंडियन प्लांट। तो यहाँ पर भारत से रशिया में अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो भी किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अमेठी में ये फैक्ट्री है। अमेठी ये भी राहुल गांधी की ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं, वाज इनॉग्रेटेड इन 2019 बट प्रोडक्शन हैज नॉट कमेंस्ड एज द फॉर्मल ऑर्डर इज येट टू बी प्लेस्ड। तो अभी प्रोडक्शन अभी धीरे धीरे इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर के तौर पर बनाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रशिया का अलग से यहाँ पर अदारा है जिसका नाम है रशिया कालाशिनोव, और यहाँ पर हमारा अदारा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ओके, तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर जॉइंट वेंचर होगा तब जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है एक पीस की, तो यहाँ पर 17,000 के आसपास है। ओके, विद द कंप्लीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एट द कोर ऑफ द डील। और अगर आगे बात कर रहे हैं कि AK-203 हैज नॉट येट बीन फाइनलाइज, द आर्मी हैड प्लेस्ड इंपोर्ट ऑर्डर्स फॉर द 6 Saucer 716 असॉल्ट राइफल। तो यहाँ पर आर्मी ने इसके ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। ओके, तो अभी AK-203 आर्मी के द्वारा फाइनलाइज अभी नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो इसका जो प्राइस है 6 Saucer 716 असॉल्ट राइफल्स को, 89,000 पर पीस के हिसाब से इसका प्राइस पड़ता है। तो ये AK-203 राइफल है। ओके, तो बिल्कुल AK-47 के जैसे ही दिखती है ये। ओके, तो उसका एडवांस वर्जन है AK-203। और ये यहाँ पर अभी जो लास्ट में मैं बात कर रहा था, ये नाम है इसका 6 और 716 असॉल्ट राइफल्स। तो ये उसका यहाँ पर डिजाइन है, तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर आर्मी ने अभी ऑर्डर प्लेस किया है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जमशेदजी टाटा के बारे में। तो जमशेदजी टाटा जो है ना, वो टाटा ग्रुप के यहाँ पर फाउंडर आप उनको कह सकते हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी टाटा ग्रुप की। शुरुआत यहाँ पर एक आयरन फैक्ट्री यहाँ पर लगाई थी, स्टील की फैक्ट्री लगाई थी, उससे शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट इन लास्ट सेंचुरी। तो पिछली पूरी सदी में दुनिया के सबसे बड़े यहाँ पर दानवीर रहे हैं जमशेदजी टाटा, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर चैरिटी की। तो यहाँ पर इनकी जो डोनेशन है वो $102 बिलियन की है। ओके, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है, किसके द्वारा कही जा रही है? तो यहाँ पर हुरन रिपोर्ट है यहाँ पर एंड एडल गिव फाउंडेशन, तो इनके द्वारा ये सर्वे किया गया। ओके, तो यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की गई यहाँ पर टॉप 50 गिवर्स की। ओके, तो जिसमें से यहाँ पर जो जमशेदजी टाटा है, ओके, तो उनको यहाँ पर एक बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ग्लोबली के तौर पर यहाँ पर माना गया है पिछली पूरी सदी में। और इनकी बात करें, ये फाउंडर है। ओके, what has now become a group spanning interest from salt to software।
तो नमक भी बनाता है ये ग्रुप, अभी तो सॉफ्टवेयर भी बनाता है, जो टीसीएस आप देख नाम सुनते हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की आप बात करते हैं। ओके, तो इज अहेड ऑफ बिल गेट्स and is now estranged wife Melinda, who donated 74.6 billion. वॉरेन बफेट, तो ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये उनकी यहाँ पर जो इनके द्वारा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो राशि दान की गई है। ओके, तो जॉर्ज सोरस, जॉन डी रॉकफेलर, ओके, तो यहाँ पर ये उनके बाद में ये उनकी यहाँ पर जो है टाटा शो किया हुआ है, जो जमशेदजी टाटा के बाद में जो ग्रुपिंग में आ रहे हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। और आगे बात करें कि यहाँ पर अमेरिकन एंड यूरोपियन फिलैंथ्रोपिस्ट में हैव डोमिनेटेड द थिंकिंग ऑफ फिलैंथ्रोपी, okay, over the last century. Jamshedji Tata, founder of India's Tata Group, is the world's biggest philanthropist. तो यहाँ पर रूपेट हुक वक्त द्वारा ये बात कही जा रही है। ओके, जो यहाँ पर चेयरमैन और चीफ रिसर्चर है एट हुरन, जो यहाँ पर हुरन रिपोर्ट दी गई, उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। और आगे कह रहे हैं कि सेटिंग असाइड 2/3 ऑफ ऑनरशिप टू द ट्रस्ट, ओके, engaged in doing good in various areas including education, healthcare, has helped Tata achieve the top spot in giving. बहुत सारे काम टाटा ग्रुप के द्वारा ये किए गए, तो ये भी प्रथा ना जारी रखी गई, रतन टाटा के द्वारा इसको और एक्सप्लोर किया गया। तो जो अभी भी टाटा ग्रुप का जो जितना प्रॉफिट होता है उसको 60% चैरिटी में जाता है वो प्रॉफिट। ओके, तो अभी जो सारे मिस्त्री को चेयरमैन बनाया गया था, उन्होंने ये सभी स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की थी, जो रतन टाटा को जो पसंद नहीं आया। तो जो जैसे चल रहा था उसको वैसे चलने की बात बार बार टाटा के द्वारा कही गई थी, रतन टाटा के द्वारा नहीं मानी गई, जिसके चलते बाद में हटा दिया गया साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर। तो ये मतलब जैसे देखो, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, पहला सबसे पहले मुंबई में इन्होंने खोला था। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि मैन काइंड के लिए साफ ये दे रहे हैं। तो इसीलिए इनका ना टॉप रिचेस्ट में नाम नहीं आता है, क्योंकि 60% तक का प्रॉफिट तो ये बांट देते हैं चैरिटी में। ओके, अच्छा खासा फॉर्च्यून है, पैसा है इनके पास। तो यही बात कर रहे हैं कि जो ऑनरशिप है 2/3, तो उसको तो मतलब अलग अलग एरियाज में ये मतलब काम करके ही बांट देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1892 से ये शुरू हुआ है काम, जमशेदजी टाटा ने यहाँ पर शुरुआत की थी इसकी। द ओनली अदर इंडियन इन द लिस्ट इज अजीम प्रेम जी। ओके, तो अजीम प्रेम जी, तो इनको भी दानवीर कहा जाता है, इन्होंने भी काफी राशि अपनी दान में दी। ओके, पैसा दिया है। विप्रो विप्रो ग्रुप के ये चेयरमैन रहे, अभी इनके बेटे चेयरमैन है विप्रो ग्रुप के। तो यहाँ पर $22 बिलियन का इन्होंने यहाँ पर दान किया था। और आगे बात कर रहे हैं कि 38 यहाँ पर जो लिस्ट में लोग हैं, तो यहाँ पर यूएस से, और 5 लोग यहाँ पर यूके से हैं, चाइना में से 3 हैं। ओके, तो भारत में फिर 2 ही निकले यहाँ पर, और टोटल 37 ऑफ द डोनर्स आर डेड व्हाइल ओनली 13 ऑफ देम आर अलाइव। तो यहाँ पर 50 में से 13 ही बंदे हैं जो अभी बचे हैं, जिंदा हैं, बाकी सबकी जो है मृत्यु हो चुकी है। द टोटल डोनेशंस बाय द 50 गिवर्स आर पैक्ड एट 832 बिलियन ओवर द लास्ट सेंचुरी। तो पिछली पूरी सदी में $832 बिलियन की यहाँ पर डोनेशन हुई है, इन 50 यहाँ पर टॉप जो गिवर्स उनके द्वारा। और यहाँ पर जो $503 बिलियन है वो यहाँ पर फाउंडेशन एंडोमेंट्स है। ओके, तो यहाँ $329 बिलियन फ्रॉम डोनेशन टू डेट। तो यहाँ पर कुछ डोनेशंस के तौर पर है, वो यहाँ पर कुछ फाउंडेशंस के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं, जैसे अलग अलग फाउंडेशन बनाई हुई जो कि हेल्प करती रहती है अलग अलग अदारों की। ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिचुएशन, इस यहाँ पर संस्था का नाम याद रखें, एडल गिव फाउंडेशन हुरन रिपोर्ट। ओके, जिसके द्वारा ये बात कही जा रही है कि टॉप पर जमशेदजी टाटा आए हैं। तो अभी हम बात करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में। तो अभी सबसे पहले बात की जा रही है जो स्प्रेडिंग द स्टिमुली, भी जो पैसा आ रहा है उसको स्प्रेड करो अच्छे से। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहे हैं और वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनकी प्रोडिक्शंस और रेमिटेंसेस के ऊपर, तो ये ऑथर कह रहे हैं कि वो गलत है। ओके, तो रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब होता है जो भारत में पैसा आ रहा है बाहर के मुल्कों के द्वारा, जैसे यूएई में से सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर यूएई में ही भारत के काम करते हैं। जैसे 33 लाख यहाँ पर भारतीय हैं जो यूएई में रहते हैं, वहां पर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर पे बेचते हैं भारत में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों में भारतीय रहते हैं, लेकिन सबसे टॉप पर यूएई है, जहां से पैसा ज्यादा आता है भारत में। ओके, दूसरी ओर ये भी बात याद रखें, दुनिया का सबसे बड़ा टॉप रेमिटेंस रिसीवर कौन है? वो भी भारत ही है। दूसरे नंबर पर चाइना है। ओके, तो अभी इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ प्रेडिक्शंस दी गई थी कुछ समय पहले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसको ये ऑथर कहने की गलत है। ओके, तो अभी बात करें कि जब शुरुआती महीने थे कोविड-19 पैंडेमिक के, तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर एक बात कही थी, सेंट एन अलार्मिस्ट स्ट्रीक इन द डेवलपमेंट कम्युनिटी विद इट्स प्रेडिक्शन दैट इंटरनेशनल रेमिटेंस विल plunge by 100 billion, a fall of 20% 2020. Okay,
तो यहाँ पर देखो कितना जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। $100 बिलियन की यहाँ पर बात करें, जो कि 20% बनता है पिछले साल अगर 2019 के साथ कंपैरिजन करने, कितना फॉल हो जाएगा 2020 में। तो ये बात यहाँ पर उस समय कही गई थी जब नया नया पैंडेमिक फैल रहा था पूरी दुनिया में। तो आगे बात करें, रेमिटेंस हैज बीन हैव रिलेटिवली स्टेबल सोर्स ऑफ फंड्स। अगर रेमिटेंस की बात करें तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अच्छा खासा सोर्स रहता है फंडिंग के तौर पर। जो बाहर जो बच्चे काम करने जाते हैं, लोग काम करने जाते हैं अपने घर पे भारत में पैसा भेजते हैं, तो अच्छा खासा इनकम आती है, लोगों के हाथ में खर्चा करते हैं। ओके, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर जो करेंसी चल रही है उसके हिसाब से पैसे भी ज्यादा ही मिलते हैं। अगर कोई अमेरिका रह रहा है, कनाडा रह रहा है, तो उसके हिसाब से जो वो कोई डॉलर की फॉर्म में पैसा बेचता है, तो यहाँ पर पैसे ज्यादा बन जाते हैं रुपीज की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि अच्छे तरीके से बिजनेस साइकिल जो है उनके साथ मतलब इम्पैक्ट होता है हमारे यहाँ पर। और भी यहाँ पर जो बात करेंगे, अदर फ्लोज फ्रॉम रिच वर्ल्ड सच एज डेवलपमेंट एड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी आती है, तो ये भी पैसा इन्वेस्ट होता है भारत में, इससे भी फायदा रहता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, रिस्पॉन्डेड टू द वर्ल्ड बैंक्स प्रेडिक्शन विद इट्स ऑन पॉडकास्ट कॉलिंग द अनबिलिकल कोड ऑफ रेमिटेंस अंडर थ्रेट। तो ये बात यहाँ पर IMF के द्वारा की जा रही है कि खतरे की घंटी मंडरा रही है रेमिटेंसेस के ऊपर। तो अभी बात करें कि आखिर में अगर दयापूर्वक बात की जाए, तो वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्शंस और रेमिटेंस वर नो बेटर देन ग्रॉस एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर अगर पूरे पैमाने पर रेमिटेंस की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन दी है तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पर ग्रॉस लेवल पर यहाँ पर जो बात कही जा रही है, सिर्फ हम ये कह सकते हैं, उससे ज्यादा बेटर ये नहीं है। वी नो फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक डाटा द एक्चुअल लेवल रेमिटेंस इन 2020। तो अभी जो एक्चुअल लेवल पर वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो रेमिटेंस आया 2020 में $540 बिलियन का था। ओके, तो वॉज मरली $8 बिलियन, और यहाँ पर 1.6% लोअर देन 2019 लेवल। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि 20% फॉल हुआ 2020 में, लेकिन एक्चुअल जो डाटा सामने आ रहा है तो उसमें तो सिर्फ 1.6% का ही फॉल हुआ। ओके, तो सिर्फ $8 बिलियन का ही यहाँ पर कमी देखने को मिली 2019 के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर $100 बिलियन की बात की जा रही थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरुआती दिनों में जो बात कही गई। ओके, सेंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रेमिटेंस हैव इंक्रीज। तो बड़ा है रेमिटेंस अलग अलग देशों के हिसाब से अगर बात करें, तो यहाँ पर कम नहीं हुआ है। ओके, तो कोविड पैंडेमिक हैज नॉट डैमेज द अनबिलिकल कोड ऑफ रेमिटेंस। तो यहाँ पर कोविड ने नुकसान नहीं किया है, जितना रेमिटेंस पहले आता था उसी हिसाब से रेमिटेंस अभी भी आ रहा है। आगे बात करें, वर्ल्ड बैंक एंड IMF जनरली नॉट डिस्पोज अलार्मिस्ट एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर जो सिचुएशन, जो खतरे की घंटी यहाँ पर हो सकती है, उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्पोज जो है नहीं कर पा रहे वो। तो आगे अप्रैल 2020 की बात करें, लॉजिक बिहाइंड द प्रेडिक्शन अपीयर्ड रीजनेबल। उस समय यहाँ पर माना जा रहा था कि जिस तरीके से जब जब अप्रैल की बात करें, जब शुरू शुरू में कोविड फैल रहा था, कि जो प्रेडिक्शन यहाँ पर दी जा रही है वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा सही हो। तो आगे बात करें कि जो रिच कंट्रीज हैं, तो वहां पर भी जरा नुकसान हो रहा था, तो वहीं पर तो ज्यादातर लोग जाते हैं काम करने के लिए। अगर वहां पर ही कारोबार ठप हो जाएगा तो फिर कैसे रेमिटेंस आएगा। तो इस आधार पर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा बात कही गई, रिच कंट्रीज द सोर्स ऑफ माइग्रेट रेमिटेंस वर इन अ डीप रिसेशन ऑल्थो एंटायरली ऑफ देयर ऑन मेकिंग ट्रिगर्ड बाय कोविड लॉकडाउन। तो यहाँ पर वही बात कर रहा हूँ, रिच कंट्रीज भी यहाँ पर लॉकडाउन के चलते चपेट में आ गए, अच्छी खासी इकॉनमी उनकी भी बर्बाद हो गई। तो माइग्रेंट्स वर पर्टिकुलरली अफेक्टेड, माइग्रेंट्स को यहाँ पर नुकसान हुआ, क्योंकि जो यहाँ से लोग बाहर जाकर काम करते हैं, चाहे US हो चाहे UAE हो, कहाँ पर भी काम कर रहे हैं। तो इमिग्रेंट्स इन आवर कम्युनिटीज आर हैविंग टू मेक ए चॉइस बिटवीन फीडिंग देयर चिल्ड्रन एंड सेंडिंग मनी टू फीड फैमिलीज बैक होम। ओके, तो यहाँ पर उनके पास एक चॉइस थी, जो यहाँ पर प्रवासी भारतीय जो गए हैं अलग अलग कम्युनिटीज बाहर के देशों में जो रह रही हैं, कि अपने जो उनकी फैमिली वहां पर रह रही है उनको फीड करें, यहाँ पर पैसा भेजे अपनी फैमिलीज को घर पे। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है जेरो गुजमान के द्वारा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मैक्सिकन कोalition। ओके, न्यूयॉर्क बेस्ड NGO। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क बेस्ड यहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर मार्च 2020 में अपनी ये बात यहाँ पर रख रहा था। और आगे यहाँ पर फियर है, जो मैक्सिको के यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है गुजमैन, तो उनके डरों के उलट यहाँ पर बात की जा रही है कि जो रेमिटेंस यहाँ पर US से मैक्सिको पहुंचे 2020 तक, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट थे जितना भी यहाँ पर अभी तक का रेमिटेंस डाटा रिकॉर्ड किया गया उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर बात करके 11% की इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिली है 2019 के मुकाबले में मैक्सिको में 2020 में जितना रेमिटेंस पहुंचा है। मगर जो बातें यहाँ पर कही जा रही है उसके उलट यहाँ पर जो है ना बातचीत देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड डाटा कुछ बोल रहा है, यहाँ पर बातें कुछ और हो रही है। तो मोमेंटम यहाँ पर बात करें, रेमिटेंस फ्लोज हैज कंटिन्यूड 2021। तो यहाँ पर जो है मोमेंटम आगे बढ़ता गया और फ्लो बढ़ता गया इन द फर्स्ट 2 मंथ्स, रिकॉर्डिंग द क्लोज टू 21% ग्रोथ ओवर दीज मंथ्स इन द प्रीवियस ईयर। तो इन्हीं यहाँ पर शुरुआती 2 महीनों की बात करें 2021 की,
तो इसको कंपेयर करें पिछले सालों के मुकाबले में तो 21% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है रेमिटेंस के मामले में, अलग अलग देशों में जो रेमिटेंस पहुंच रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है फिर बात, यहाँ पर एक्चुअली में बात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वही किया जा रहा है कि रियली यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं जैसे बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात हो रही है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डॉलर, यहाँ पर यहाँ पर डॉलर सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी लगातार बढ़ता गया। ओके, जब यहाँ पर वैल्यूएशन में फॉल आया था तो यहाँ पर सभी करेंसीज में आया जब पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन लग रहे थे, लेकिन डॉलर यहाँ पर मजबूत करेंसी के तौर पर ही रहा। सबसे पहली बात वही कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो डॉलर था जिसके चलते यहाँ पर रेमिटेंस बढ़ा यहाँ पर यूएस से, विच इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ ऑल रेमिटेंस। यूएस डॉलर की बात करें तो पूरी दुनिया में एक चौथाई हिस्सा जो है ना वो यूएस डॉलर के फॉर्म में ही जब यहाँ पर जो है जाता है। ओके, यूएस डॉलर में अगर कोई भी वैल्यूएशन बढ़ती है, स्ट्रांग होता है तो उसका उतना फायदा हो जाता है उनको, डेवलपिंग कंट्रीज को। ओके, तो उतना पैसे उनकी अपनी करेंसी में बढ़ जाते हैं। दूसरा बात कर रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल एंड फॉर्मल चैनल्स ऑफ रेमिटेंस फ्लोज दैट इंक्रीज फ्लोज वाया फॉर्मल चैनल्स, इनफॉर्मल चैनल्स। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मल चैनल्स जो मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से जो पैसा ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह में, इनफॉर्मल चैनल। ओके, तो यहाँ पर जिसका कोई लेखा जोखा नहीं। ओके, तो यहाँ पर उसमें तोड़ आ गया। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर की जा रही है कि उसमें ब्रेक डाउन आ गया जो यहाँ पर इनफॉर्मल चैनल था रेमिटेंस का। तो ये भी एक रीजन है कि मतलब कि जिसके चलते जो है इजाफा देखने को मिला या ओके जो रेमिटेंस है उसका। तो यहाँ पर तीसरी बात करें कि जो लॉकडाउन लगाया गया रिच कंट्रीज में, जैसे यूएस में लगाया गया, अमीर कंट्री है, जिसके चलते जो माइग्रेंट वर्कर्स थे तो यहाँ पर जॉब्स वो नहीं कर पा रहे थे लॉकडाउन के चलते। लोकल रेजिडेंट्स वर अफ्रेड टू डू फॉर फियर ऑफ गेटिंग कोविड। तो जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो भी नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको कहीं कोविड ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर उनको वो डर था। एंड आगे बात करें एट द हमंगोस स्टिमुलस पैकेजेस, यहाँ पर जो रिच कंट्रीज के द्वारा बड़े बड़े जो पैकेजेस यहाँ पर दिए गए स्टिमुलस पैकेजेस, जैसे मैं यूएस की बात करूं तो यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का पैकेज दिया है अपने यूएस के यहाँ पर लोगों को। तो ये बहुत बड़ा पैकेज है। तो 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की तो हमारी इकॉनमी है, तो यहाँ पर 2 ट्रिलियन की डॉलर के आसपास की तो वो रिलीफ पैकेज ही दे रहे हैं। तो आप देखो कितना बड़ा पैकेज था वो, जिसके चलते यहाँ पर उनको रेजिडेंट्स को ये ऑफर हुआ। तो यहाँ पर जिसके चलते जो माइग्रेंट्स थे तो यहाँ पर उनको एक साइड पे कर दिया गया। तो यहाँ पर एंड फ्रॉम माइग्रेंट्स टू देयर फैमिलीज बैक होम। तो अभी देखो जो पैसा यहाँ पर यूएस की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है बड़े पैमाने पर तो बहुत बड़ी राशि है। तो अभी तो ऐसा माहौल यूएस में बनता जा रहा है कि वर्कर्स की बहुत कमी हो गई। ओके, तो वर्कर्स की बहुत बहुत कमी होगी तो अभी H1B वीजा में भी थोड़ा ये चेंज करके तो यहाँ पर डबल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो वीजा की पिटिशन आती है उनको तो यहाँ पर 85,000 के आसपास ये सिलेक्ट करते हैं हर साल, जिनको ये अलाउ करते हैं कि अमेरिका में आके आप लेबर के तौर पर काम कर सको। ओके, तो उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस भी फील्ड में आपने काम करना है तो उसके रिगार्डिंग आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में, उस फील्ड के रिगार्डिंग आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जो है अमेरिका में काम कर पाओगे H1B वीजा के तहत। तो अभी डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर पैकेज दिया जा रहा है तो फ्री में पैसा मिल रहा है लोगों को, तो बैठ के यहाँ पर फ्री में खाया जा रहा है, तो यहाँ पर काम पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं है अभी। तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। तो वही बात कर रहे हैं कि माइग्रेंट्स को भी यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। ओके, और आगे यहाँ पर यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रांग हुआ है लगातार। अगर हम बाकी मेजर करेंसीज की तुलना में अगर इसका जो है कंपैरिजन करें तो बाकी जैसे पाउंड की बात कर लें, ओके, यूरो की बात कर लें, तो ये भी मेजर करेंसीज है, तो उसके मुकाबले में यूएस डॉलर यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग रहा है एंड हैज रिमेन्ड अबव द प्री कोविड लेवल फॉर ओवर ईयर। तो एक साल तक पूरा ये प्री कोविड लेवल, कोविड आने से पहले का जो लेवल था इसका, उसी हिसाब से इसने आगे बढ़ा है। और आगे यहाँ पर सर्च बताती है कि इनवर्ड रेमिटेंस इंक्रीज विद द डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, ओके, एंड डिक्लाइन विद इट्स एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर जो किसी भी देश में जो रेमिटेंस आती है तो यहाँ पर जब जो डॉलर है उसके मुकाबले में जो उस देश की पर्टिकुलर करेंसी उसमें जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हुआ तो उसके चलते भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है पैसे में एंड डिक्लाइन विद इट्स एप्रिसिएशन। ओके, इन मार्च 2020 मैक्सिको पीसो, तो पीसो जो करेंसी है मैक्सिको यहाँ पर उसकी बात करें डेप्रिशिएटेड बाय हिस्टोरिक 25%। तो यहाँ पर 25% गिरावट देखने को मिली इसकी वैल्यू में, मैक्सिकन पीसो के वैल्यू में इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। लेकिन उसी के चलते रेमिटेंस कितना बढ़ गया, 35%। तो वही बात है, अगर भारतीय करेंसी की बात करूं, अगर $1 पे 74 आपको मिल रहे तो ये अगर 82 मिलेंगे, ओके, तो गिरावट हो गई हमारी वैल्यू यहाँ पर वैल्यू में। तो उसी के चलते आपकी जो रेमिटेंस है उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी आपकी अपनी जो करेंसी है उसके मायने में। और आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस टू कंट्रीज विद फुली डॉलराइज्ड करेंसीज
ऑन द अदर हैंड फेल इनिशियली। दूसरी ओर यहाँ पे इसको उल्टा इम्पैक्ट हो जाता है। जो करेंसीज यहाँ पर डॉलर की टर्म में यहाँ पर करेंसीज चल रही, जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, कनाडा के डॉलर की बात कर लूँ, ओके, तो अगर ऐसा रेमिटेंस कोई अमेरिका से कनाडा में पैसे भेज रहा है या ऑस्ट्रेलिया में पैसे भेज रहा है, तो यहाँ पर तो डॉलर की टर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना खास फर्क नहीं रहता। तो वहां पर शुरुआत में कह रहे हैं कि यहाँ पर रेमिटेंस कम हुआ है ऐसे कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूँ, कनाडा की बात कर लूँ, ओके, तो अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लूँ, सिंगापुर की बात कर लूँ, तो वहां पर भी डॉलर ही चलता है। ओके, तो फॉर इंस्टेंस इन द यूएस माइग्रेंट्स फ्रॉम एल सल्वाडोर, तो ये कंट्री कहाँ पर पड़ती है, कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो वही बात करें कि यहाँ पर जो माइग्रेंट्स आए एल सल्वाडोर में, वो करेंसी इज फुली डॉलराइज, तो यहाँ पर पूरी डॉलराइज कंट्री है, करेंसी है जिनकी फेल शार्पली इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ पैंडेमिक। तो यहाँ पर शुरुआती दिनों में पैंडेमिक के वहां पर उनका रेमिटेंस काफी कम हो गया, इंक्रीज समवट बाय द ईयर एंड, तो यहाँ पर साल के अंत आते आते यहाँ पर जो रेमिटेंस बढ़ा उनका। आगे बात करें एल साल्वाडोरियन एंड मैक्सिकन माइग्रेंट्स, तो इन दोनों की अगर माइग्रेंट्स की बात करें, यूएस में जो माइग्रेंट ये करके जाते हैं, है वेरी सिमिलर डेमोग्राफीज एंड देयर वर्क इन सिमिलर ऑक्यूपेशन, तो एक ही जैसे यहाँ पर काम वो करते हैं अमेरिका में। सो येट दे रिस्पॉन्डेड टू द इकोनॉमिक शॉक फ्रॉम द लॉकडाउन डिफरेंटली। तो यहाँ पर आगे भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर टॉप पे है, यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पर रिसिप्ट है रेमिटेंस का, सबसे ज्यादा रेमिटेंस का पैसा भारत में ही आता है। द इनवर्ड फ्लो ऑफ रेमिटेंस इन 2020 वाज रफली सेम इन 2019, तो यहाँ पर पैसा भारत में आया तो यहाँ पर रफली 2019 के जो रिकॉर्ड थे उसके बराबर ही था, मतलब कंट्रीज ऑफ ओरिजिन चेंज, तो यहाँ पर जहां से पैसा आ रहा था ना, तो वो चेंज हो गया। जैसे अगर पहले कहें कि अमेरिका से ज्यादा पैसा आ रहा, तो यहाँ पर हो सकता है कि कनाडा से अभी ज्यादा आ रहा हो, तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो अभी रेमिटेंस फ्रॉम वेस्ट एशिया प्राइमरली यूएई फेल, तो यहाँ पर यूएई से जो पैसा आता था, जैसे मैंने कहा टॉप पे यूएई है, यूएई से ज्यादा पैसा भारत में आता, तो वहां से कम हो गया, बिकॉज मोस्ट माइग्रेंट्स रिटर्न, ज्यादातर यहाँ पर लोग भारत के वापस आ गए। बट रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा इन द यूएस इंक्रीज, तो यहाँ पर यूएस से जो पैसा भारत में आ रहा था ना, यहाँ पर वो उसकी तादाद बढ़ गई, और जो यूएई से पैसा आ रहा था उसकी तादाद कम हो गई। ओके, लेकिन तादाद यहाँ पर सेम रही, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो जहां से ओरिजिन था, जहां से पैसा आ रहा था, वो ओरिजिन चेंज हो गया। तो आगे यहाँ पर बात करें कि सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ रेमिटेंस आर नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ पर कुछ पोर्शन ऐसा भी जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, ओके, रेमिटेंस का। इमिग्रेंट्स सिंपली सेंड मनी टू देयर फैमिलीज वाया अदर माइग्रेंट्स ट्रैवलिंग बैक टू देयर होम कंट्री। ओके, तो यहाँ पर कैसे पैसा बेचते हैं, जैसे कोई माइग्रेंट अगर यहाँ पर अपने किसी एरिया में जा रहा है, तो उसी के हाथ में यहाँ पर पैसा अपनी फैमिली को भेज देते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीका चलता है पैसा भेजने का। तो ड्यूरिंग कोविड-19 एज क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी फेल, तो क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी यहाँ पर कोविड-19 के चलते कम हो गई, आवाजाही यहाँ पर ठप हो गई, जिसके चलते यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैनल था, इसको यहाँ पर इनफॉर्मल रेमिटेंस हम बोलते हैं, ओके, ऐसा चैनल, ओके, जहां पर फॉर्मली कोई डाटा नहीं रहा कितना पैसा भेजा गया। ओके, तो यहाँ पर दो बंदे काम कर रहे, सपोज करो यूएस में, तो दूसरे बंदे ने अगर अपने घर पे जाना है, दूसरे बंदे के हाथ ही अपना पैसा यहाँ पर घर पे भेज दिया, अगर वो भी आस पड़ोस का ही बंदा है, तो ये यहाँ पर इनफॉर्मल चैनल है, तो ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। सो लीडिंग टू द इंक्रीज यूज ऑफ फॉर्मल बैंकिंग चैनल, तो यहाँ पर फॉर्मल जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, जिस तरीके से आप पैसा बैंक अकाउंट में भेजते हो, तो इसकी तादाद बढ़ गई। और आगे बढ़ रहे हैं, माइग्रेंट्स आल्सो गेन फ्रॉम द, जो यहाँ पर जो लार्ज स्टिमुलस गवर्नमेंट्स जो पैकेजेस हैं, तो उनसे भी यहाँ पर माइग्रेंट्स को फायदा हुआ। रिच कंट्रीज की यहाँ पर बात करें, जैसे यूएस ने पैकेज दिया, तो माइग्रेंट्स को भी वहां पर फायदा देखने को मिला। तो प्रोवाइडेड टू ब्लंट द इकोनॉमिक पेन फ्रॉम द लॉकडाउन बोथ एज डायरेक्ट बेनिफिशरीज एज वेल एज इनडायरेक्टली, तो यहाँ पर डायरेक्टली इंडायरेक्टली दोनों तरीके से यहाँ पर फायदा देखने की बात कर रहे हैं कि माइग्रेंट्स को फायदा हुआ है बड़ी बड़ी कंट्रीज में। सो लॉकडाउन अलॉन्ग विद जनरेट्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इन रिच कंट्रीज कॉज लोकल रेजिडेंट पॉपुलेशंस टू विथड्रॉ फ्रॉम द वर्कफोर्स। तो अब देखो, वही बात कर रहा हूँ कि जब पैसे यहाँ पर मिलने शुरू हो गए, जैसे यूएस की बात करूँ, तो यहाँ पर लोगों ने काम पे जाना ही बंद कर दिया, तो अभी उसी के चलते यहाँ पर जो है बहुत सारी पोस्टें खाली हो गई हैं, तो यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स को अभी हायर किया जा रहा है एसेंशियल ऑक्यूपेशंस के तौर पर, तो अभी डिमांड और बढ़ रही है, ओके, कि मतलब आए अमेरिका में काम करें। तो जिसी के चलते H1B वीजा की मैंने बात की थी कि उसमें बदलाव किया जा रहा है कि यहाँ पर एप्लीकेशन अब और ज्यादा मांगी जाएंगी, डबल की जाएंगी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं लास्ट में, इन द यूएस while Donald Trump continued his anti-immigration rhetoric, the US Citizens and Immigration Services, तो यहाँ पर ये अलग से और पूरी अथॉरिटी है, ओके, जिसको हम यहाँ पर USIS करके बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर पॉलिसीज को थोड़ा सा ढील बरती है, ओके, तो यहाँ पर इंश्योर किया कि यहाँ पर जो फॉरेन वर्कर्स उनको अलाउ किया जाए कि उनकी कंट्री में वो आए, यूएस में आए। तो यहाँ पर सीजनल जो टेम्परेरी माइग्रेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर जो है देश में, उनको वीजा एक्सटेंशन दे दी गई, जो यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर बात करें अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स हैं,
वर नॉट एलिजिबल फॉर द फेडरल स्टिमुलस। तो यहाँ पर जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं कि कैसे अमेरिका में आके काम कर रहे, तो उनको किसी तरीके का सपोर्ट यहाँ पर सरकार के द्वारा, अमेरिका की सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैनी स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड प्रोग्राम्स दैट कवर द अनडॉक्यूमेंटेड। तो यहाँ पर बहुत सारी राज्य सरकारें यूएस की ऐसी भी हैं जिन्होंने, अगर अनडॉक्यूमेंटेड भी है कि अगर बंदा कहाँ से आया है, तो अगर अमेरिका में रह रहा है तो उनको भी सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। ओके, द नॉन प्रॉफिट सेक्टर आल्सो रिस्पॉन्डेड बाय क्रिएटिंग प्रोग्राम्स। ओके, तो ऐसे प्रोग्राम्स को भी यहाँ पर कवर किया गया जहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो प्रोवाइडेड फॉर द अनडॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। So Americans use a substantial chunk of the stimulus money in home improvement and construction, where a majority of workers are migrants. So migrants received a small share of stimulus and they in turn shared it with their families back home. तो यहाँ पर इसके चलते भी जो पैसा अगर माइग्रेंट्स को मिलेगा, जितना भी यहाँ पर पैसा मिलता है, तो उसको भी वो आगे शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिलीज को। तो ये भी एक रीजन है, रेमिटेंस जो है बढ़ता जा रहा है, रेमिटेंस कम नहीं हुआ है। तो ये बात यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो बताया गया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्री ट्रेड। तो क्या होता है फ्री ट्रेड? तो यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल ट्रेड अमंग एन एग्रीड अपॉन ग्रुप ऑफ कंट्रीज विदाउट एनी बैरियर्स। तो यहाँ पर देखो, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात कर लो, आपस में एक एग्रीमेंट बना लिया, साइन कर लिया कि इसी के तहत आपस में ट्रेड करेंगे। तो इसमें मतलब कुछ बैरियर्स हैं वो नहीं लगाए जाएंगे अगर कोई भी सामान इन्हीं यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंट्रीज में से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखो, हम भी अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं बाहर से, सपोज करो अगर जापान से हमारे यहाँ पर कुछ आ रहा है, तो अगर फ्री ट्रेड का कोई एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, तो फिर क्या होगा कि जो सामान हम इंपोर्ट करें तो वहां पर जो टैरिफ ड्यूटी लगाते हैं, कोटा लगाते हैं अलग से, फॉरेक्स कंट्रोल करके चलते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। मतलब कि वो इंपोर्ट किया हुआ सामान भारत में आके महंगा ना हो जाए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर वही होगा कि इंटरनेशनल जो स्पेशलाइजेशन है उसको यहाँ पर जो है प्रमोट करना है, एंड द एज इन देयर फॉरेन ट्रेड। तो अपने फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना है। आपस में जापान और भारत में और ट्रेड जो है बड़े अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें जापान आगे है वो भारत में भेजे, जिसमें भारत आगे है वो चीज जापान में भेजी जाए, लेकिन यहाँ पर कोई बैरियर ना लगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो जो कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो बिके ही ना जापान पे जाके, या फिर भारत में अगर वो बिके ही ना। ये यहाँ पर पूरा सिचुएशन होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो जितने भी सार्क नेशंस हैं उनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ओके, तो एक मुझे क्वेश्चन का आंसर करें कि क्या यूके के साथ कोई फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का साइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है आज के लेक्चर का। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर करें इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।